हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम 10th क्लास के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन के MCQ क्वेश्चन बैंक की प्रिपरेशन करेंगे। राइट, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे जो कि MCQ क्वेश्चन है। और बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम we should wear sunglasses to protect our eyes from white dazzling light as it option A damage our retina, option B leads to the loss of our vision, option C both A and B and option D none of these। बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं तो हमें अपनी आंखों पर सन ग्लासेस पहन लेने चाहिए ताकि हमारी आंखों की रक्षा हो सके उस वाइट लाइट से। और वो वाइट लाइट क्या कर सकती है? ऑप्शन ए में आपको बताया गया हमारे आंखों के रेटिना को डैमेज कर सकती है। ऑप्शन बी हमारी आंखों का जो विजन है वो खत्म हो सकता है, मींस लॉस ऑफ आवर विजन। विजन, ये दोनों, और नन ऑफ दीज। तो बच्चों, ये जो डेजलिंग लाइट होती है इससे हमारी आंखों का रेटिना भी डैमेज हो सकता है और हमारी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। तो ए एंड बी दोनों ठीक हैं। तो जो ऑप्शन है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ये राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर ए का आंसर क्या हुआ बच्चों? ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। राइट, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है? फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स इज कंसिडर्ड एज अ केमिकल रिएक्शन एज इट इज अ ऑप्शन ए chemical change, option B sugar in grapes convert into alcohol, option C irreversible change and option D all of the above। बच्चों, जब ग्रेप्स का फर्मेंटेशन होता है तो क्या होता है? ग्रेप्स में होती है शुगर, और शुगर का जब फर्मेंटेशन होता है तो वो बन जाती है एल्कोहल। तो ऑप्शन बी जो इसका है शुगर इन द ग्रेप्स कन्वर्ट्स इनटू एल्कोहल, बिल्कुल ठीक है। और देखिए ऑप्शन ए केमिकल चेंज, जब ग्रेप्स का फर्मेंटेशन हो रहा है तो जो रिएक्शन होता है ये केमिकल चेंज माना जाता है। तो इसका ऑप्शन ए भी ठीक है। और ऑप्शन सी देखिए इरिवर्सिबल चेंज। बच्चों, जब शुगर का फर्मेंटेशन होता है तो वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन एल्कोहल से दोबारा शुगर नहीं बनाई जा सकती। इसीलिए ये जो चेंज है ये इरिवर्सिबल चेंज है, इसको दोहराया या पीछे नहीं किया जा सकता। मींस अगर शुगर से एल्कोहल बन गई तो एल्कोहल से शुगर नहीं बन सकती, इसीलिए इरिवर्सिबल चेंज ये माना जाता है। तो बच्चों, ऑप्शन ए बी एंड सी तीनों ठीक हैं, इसीलिए ऑप्शन डी जो आपको दिया गया ऑल ऑफ द अबव, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। तो क्वेश्चन 2 का आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। राइट, चलिए बच्चों 4 इट इज ऑप्शन ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑप्शन बी एंडोथर्मिक, ऑप्शन सी neither exothermic nor endothermic and option D the process takes place in plants only। बच्चों, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है क्लोरोफिल के द्वारा। सो देयरफॉर जब एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही है तो मींस एनर्जी दी गई है किसी रिएक्शन को करवाने के लिए। तो मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं? ये ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें रिएक्शन को करवाने के लिए एनर्जी दी जाती है। तो यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन बी एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब की गई है। राइट, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग साइन शो द प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड एज प्रेसिपिटेट। मीन्स जब कोई रिएक्शन होता है और प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है और प्रोडक्ट फॉर्मेशन के साथ साथ प्रेसिपिटेट भी जब हम मिलते हैं तो उसके लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, कौन सा साइन यूज़ करते हैं बच्चों हम? ऑप्शन डी। राइट, जैसे आपने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको याद हो तो उसमें वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होते थे, है ना? तो उस प्रेसिपिटेट के लिए हम कौन सा इसमें साइन यूज़ करेंगे? साइन डी, अप टू डाउनवर्ड। राइट, तो बच्चों ये इसका सही आंसर था, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों। गिवन बिलो इक्वेशन रिप्रेजेंट्स H2
प्लस O2 इज इक्वल्स टू H2O। जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को रिएक्ट करवाया गया तो वो बन गया H2O। केमिकल इक्वेशन या फिर नन ऑफ अबव। बच्चों, जब किसी केमिकल इक्वेशन को उसके सिंबल्स के द्वारा हम उस केमिकल इक्वेशन को दिखाते हैं तो वो होता है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशंस को अगर हम वर्ड्स के द्वारा ना सही, हम उसको सिंबल्स के द्वारा उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन के लिए हमने सिंबल यूज़ किया H2, ऑक्सीजन के लिए सिंबल यूज़ किया O2 और पानी के लिए यूज़ किया H2O। तो हमने यहाँ पर वर्ड्स ना लिख के हमने उनके सिंबल्स हमने यूज़ किए हैं। तो जब केमिकल इक्वेशन सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है तो वो होती है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, राइट। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ऑप्शन बी। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको इक्वेशन दी गई है। आयरन Fe उसके X मॉलिक्यूल्स हैं और H2O के Y मॉलिक्यूल्स हैं। जब आयरन और वाटर को रिएक्ट करवाया गया तो बना आपका Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, वो भी कितने? Z मॉलिक्यूल। तो आपको X, Y और Z आपको बताने कितने हैं। तो मीन्स बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने वाला। ये आपको एक केमिकल इक्वेशन दी गई है बच्चों। Fe को जब रिएक्ट करवाया गया H2O से तो बच्चों क्या बना आपका बना Fe3O4 प्लस में क्या बना? हाइड्रोजन गैस। लेकिन यहाँ देखिए बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्टेंट्स हैं और राइट हैंड साइड में जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें मॉलिक्यूल्स हमेशा बराबर होने चाहिए, क्योंकि जब भी केमिकल इक्वेशन होती है, हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो जो इक्वेशन होती है वो बैलेंस होती है दोनों तरफ। देखिए बच्चों, आपको इस क्वेश्चन में जो इक्वेशन दी गई है Fe प्लस में H2O और इजिकल्स टू बन रहा है Fe3O4 प्लस में H2, तो यहाँ पर आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो दोनों तरफ आयरन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इक्वल होने चाहिए। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर राइट हैंड साइड में आयरन के कितने मॉलिक्यूल हैं? 3। तो मतलब यहाँ X की जगह में 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? 3Fe, राइट। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन है 4, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों? 1। तो यहाँ पर क्या करना है हमें? इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो Y की जगह हम 4 रख दें तो क्या हो जाएगा? 4H2O। और बन क्या रहा है बच्चों? बन रहा है Fe3O4। देखिए अब यहाँ पर Fe3O4 बन रहा है, Fe3O4। तो यहाँ पर देखिए Fe3 है, यहाँ भी 3 Fe हैं, यहाँ O4 हैं, यहाँ भी देखिए 4 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के बन गए। और हाइड्रोजन कितनी है बच्चों? यहाँ पर हाइड्रोजन है 4H2 मीन्स 8। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो हाइड्रोजन है वो कितनी है? 2। तो यहाँ पर ही कितने होने चाहिए? 8, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 8 हैं, 4H2 8। तो राइट हैंड साइड में 8 बनाने के लिए क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन 3Fe प्लस में 4H2O इज इक्वल्स टू बन रहा है Fe3O4 प्लस में 4H2। तो दोनों तरफ आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बराबर हैं, राइट। तो मतलब X की जगह आपने क्या यूज़ किया? 3, Y की जगह आपने क्या यूज़ किया? 4 और Z की जगह आपने क्या यूज़ किया? 4। तो आंसर क्या है? 3, 4, 4। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है बच्चों? ऑप्शन ए, 3, 4, 4। इज या आर नॉट करेक्ट अबाउट द गिवन इक्वेशन। बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर आपको बोला गया कौन सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर। तो यहाँ देखिए बच्चों, आपको यहाँ जो रिएक्शन दिखाया गया है वो है PbNO32, उसको रिएक्ट करवाया गया Ki से, पोटेशियम आयोडाइड से। लेड नाइट्रेट को आपने रिएक्ट करवाया पोटेशियम आयोडाइड से, और इस लेड ने इस I के साथ रिएक्ट करके बना दिया PbI2 लेड आयोडाइड, और इस K ने, इस पोटेशियम ने इस NO3 के साथ रिएक्ट की बना दिया KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर दोनों तरफ आयंस
अदला बदली आयंस की गई है। मीन्स ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आपको याद होगा बच्चों, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि दोनों तरफ आयंस एक्सचेंज किए जाते हैं। यहाँ पर देखिए इस K ने इस NO3 के साथ रिएक्ट कर लिया और यहाँ पर इस Pb ने इस I के साथ रिएक्ट कर लिया और बन गया PbI2 और ये बन गया KNO3। तो दोनों ने एक दूसरे के आयंस एक्सचेंज किए हैं। डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो दोनों साइड हुआ है, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए बच्चों ये डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन का एक एग्जाम्पल था। और यहाँ पर आपको ऑप्शंस जो दिए गए हैं, अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन ठीक नहीं है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए देखिए, PbI2 इज़ अ येलो प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल इन वाटर। बिल्कुल ठीक है, ऐसा होता है। इट इज़ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, याद कीजिए डबल डिस्प्लेसमेंट में हमेशा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है, राइट। एंड सी, इट इज़ अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नहीं, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो बच्चों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, इट इज़ अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि गलत है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन सी, इट इज़ अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट आते हैं बच्चों। ए, green colored solid compound X gets oxidized to reddish brown solid in presence of air। बच्चों कोई ग्रीन कलर का सॉलिड कंपाउंड है X और ये जब ऑक्सीडाइज हो जाता है तो रेडिश ब्राउन सॉलिड की फॉर्म में ये नज़र आता है। जब एयर की प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज होता है तो ये रेडिश ब्राउन कुछ बन जाता है। बच्चों आपको इसी से समझ में आ रहा होगा कि ग्रीन कलर का जो कंपाउंड है वो आयरन वाला कंपाउंड हो सकता है, और जब वो आयरन वाला कोई कंपाउंड ऑक्सीडाइज होता है तो रेडिश ब्राउन सॉलिड बन रहा है। मींस रस्टिंग ऑफ आयरन भी हो सकती है, क्योंकि रस्टिंग ऑफ आयरन से रेडिश ब्राउन सॉलिड एक लेयरिंग उस आयरन के ऊपर हो जाती है। तो हल्का सा हिंट तो हमें यहाँ पर मिल गया कि आयरन का कोई ये कंपाउंड हो सकता है, राइट। आगे देखिए, X on heating gives brown color solid Y and two pungent smelling gases A and B। बच्चों आप देखिए यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल आपको बताया गया, जो क्वेश्चन आपको बताया गया, अब आप देखिए कंपाउंड X का डीकम्पोजिशन हो रहा है। मीन्स X कंपाउंड को जब हीट दी गई तो वो किस किस में कन्वर्ट हुआ? Y और टू टाइप्स ऑफ गैसेस जो कि पंजेंट गैसेस हैं, बहुत गंदी स्मेल होती है, A एंड B। तो बच्चों X का डीकम्पोजिशन हो गया Y, A एंड B में। अब X हमें पता है, हमें अंदाज़ा हमने लगाया था कि ये आयरन वाला कोई कंपाउंड हो सकता है। जैसे ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं बच्चों, FeSO4 है ना, तो हम मान के चल सकते हैं ये आयरन सल्फेट हो सकता है, फेरिक सल्फेट हो सकता है। एसिडिफाई पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन ग्रीन। और बच्चों आपको बताया गया ए टर्न्स एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन ग्रीन, और जो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो सॉल्यूशन होता है उसको एसिडिफाई करके उसको ग्रीन सॉल्यूशन कर देती है। तो मीन्स हमें गैस का भी एक अंदाज़ा हो रहा है कि ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस हो सकती हैं, राइट। तो बच्चों आपको बताना है X क्या है, Y क्या है, A क्या है और B क्या है। तो बच्चों फेरस सल्फेट FeSO4 हो सकता है, लेकिन ऑप्शन 3 है ऐसे जिसके अंदर X FeSO4 है, ठीक है। लेकिन जब X को डिकम्पोज करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा Y में और दो पंजेंट गैसेस में A एंड B। तो वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस हो सकती हैं, राइट। तो देखिए ये SO2 SO3 इन दोनों जगह ये आपको ये ऑप्शन दिया गया है, SO2 एंड SO3। तो तीनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन तो कोई एक सही है। लेकिन जब इस X को डिकम्पोज किया गया हीट देकर तो जो Y कंपाउंड बना उससे पता चलेगा हमारा राइट आंसर। तो बच्चों जो फेरस सल्फेट को हीट किया जाता है तो वो बन जाता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। Fe2O3 कहाँ दिया गया बच्चों? Fe2O3 यहाँ पर आपको दिया हुआ है, और यहाँ पर भी आपको Fe2O3 यहाँ पर आपको दिया हुआ है, राइट। तो बच्चों सबसे पहले हमें कौन सी गैस मिलती है? SO2 गैस। ए जो ऑप्शन होगा SO2 होगा, ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड। और जो दूसरी गैस मिलेगी
ऑप्शन बी जो सेकंड गैस है वो होगी SO3, क्योंकि जो ए गैस है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस वो क्या करती है, ए टर्न राइट। तो बच्चों ये देखिए X आपको पता चल गया FeSO4, ए और Y क्या है आपके पास Fe2O3। तो बच्चों ये दोनों ऑप्शन आपके हो सकते हैं, लेकिन गैस नंबर ए वो है SO2 गैस। SO2 कहाँ पर है ये, तो ऑप्शन सी ये आपका राइट आंसर है। और जो रिएक्शन हुआ था वो था डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, राइट। तो बच्चों ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। एक्स की वैल्यू आपको पता चल गई, एक्स है FeSO4 फेरस सल्फेट, वाई है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, ए गैस है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड बी गैस है SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। और ये रिएक्शन कौन सा है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। तो बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछे भी जाते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। रस्टिंग ऑफ आयरन एंड रेस्पिरेशन आर बोथ आर एक्सोथर्मिक, both are endothermic, rusting is exothermic and respiration is endothermic, while option D देखिए rusting is endothermic and respiration is exothermic। बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रस्टिंग ऑफ आयरन और रेस्पिरेशन दोनों ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, क्योंकि जब ये रिएक्शन होते हैं तो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पर हीट दी नहीं जाती बल्कि हीट हमें मिलती है जब ये रिएक्शन होते हैं। तो जब भी रस्टिंग ऑफ आयरन होता है और जो रेस्पिरेशन जो सांस हम लेते हैं और जिससे हमारे फूड हमारा जो खाना हमारे पेट में होता है जब वो डाइजेस्ट होता है तो इस रेस्पिरेशन प्रोसेस में हीट निकलती है। तो बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, बोथ आर एक्सोथर्मिक। Immersing gold pins in CuSO4 solution for few minutes you will observe कि जब CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में गोल्ड्स की पिन डाली जाएं तो थोड़ी देर बाद क्या आप ऑब्जर्व करोगे, ऑप्शन ए डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन बी द कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स अवे, ऑप्शन सी द सरफेस ऑफ द गोल्ड पिन्स एक्वायर अ ब्लैक कोटिंग एंड ऑप्शन डी नो चेंज। बच्चों गोल्ड सबसे ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है, कभी भी किसी से रिएक्ट नहीं करता। तो जब गोल्ड को आप CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालोगे तो कोई रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि गोल्ड सबसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी नो चेंजेस। तो बच्चों आपको ये पता है कि डिस्प्लेसमेंट तभी हो पाता है जब कोई ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर पाए, तभी वो डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन गोल्ड तो यहाँ पर लीस्ट रिएक्टिव है तो वो Cu को तो डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा। तो जब CuSO4 सॉल्यूशन में ये गोल्ड हमने डाला तो ये कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि गोल्ड सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, इसीलिए कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं होगी, मींस नो चेंजेस। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, नो चेंजेस। तो बच्चों आज की इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और अगली क्लास में बाकी के बचे हुए क्वेश्चन प्रैक्टिस को हम करने का पूरा प्रयास करेंगे, राइट। तो चलिए बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। तो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, और प्रैक्टिस करते रहिए, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं आपके और मैं आशा करता हूँ कि ये आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करेंगे और लिख लिख के इन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करोगे। तो बच्चों थैंक यू सो मच।